हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर के बारे में जाना था। उसके पहले हमने प्रोड्यूसर को भी पढ़ा हुआ है। तो अब आगे की तरफ हम प्रोड्यूसर, मैक्रो, माइक्रो कंज्यूमर को अगर पढ़ चुके हैं तो क्यों ना बेटा अब इन्हें अरेंज करके, प्रोड्यूसर और मैक्रो कंज्यूमर को अरेंज करके हम फूड चेन बनाते हैं। और जब फूड चेन बनाएंगे तो यहाँ पर उसके अंदर होने वाले फंक्शन, एनर्जी फ्लो को भी हम समझ लेंगे, जो हमारी इकोसिस्टम का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फूड चेन की बातें करते हैं। फूड चेन अगर सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो आपको कह देना है कि सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट of organism, sequence या arrangement of organisms according to their food habit। ऑर्गेनिजम्स को उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में ले आना, अरेंज कर देना, यही फूड चेन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप बच्चे याद रखें कि सबसे पहले हमने ग्रास के बाद रैबिट को ही रखा, क्योंकि रैबिट ग्रास खाता है, हर्बीओर है। अरे हमने यहाँ पर इसके बाद में वुल्फ और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर लाइन को रखा। ये रहा यहाँ पर T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। तो ऑर्गेनिजम्स को हमने उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। इसी को हम फूड चेन के नाम से पुकारेंगे। बेटा जब ऐसी बातें आती है तो यहाँ ट्रॉफिक लेवल जरूर आता है। ट्रॉफिक लेवल, अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि ट्रॉफिक लेवल स्पेसिफिक फंक्शनल लेवल है ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। ऑर्गेनिज्म ने जो काम किया है अपनी फूड चेन में, उसके हिसाब से ही उसका ट्रॉफिक लेवल बनेगा, क्योंकि ये फंक्शनल लेवल है। और आप जानते हो कि ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज। अरे ट्रॉफिक लेवल काम को बताता है, किसी स्पीसीज को नहीं। नॉट अ स्पीसीज, ये किसी स्पीसीज को नहीं बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक फूड चेन है जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फूड चेन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें लिखा है कि ग्रास, और यहाँ पर इंसेक्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्रॉग, फिर उसके बाद में यहाँ पर स्नैक, फिर उसके बाद में यहाँ पर हॉक, ये आया हुआ है। बेटा आप बच्चे देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ पर T1, ये रहा यहाँ पर T2, ये रहा यहाँ पर T3, ये रहा यहाँ पर T4, ये रहा यहाँ पर T5। हमने यहाँ पर स्नैक को T4 पे रखा है। बेटा याद रखो, एक और फूड चेन आपके पास मैं बना रहा हूँ कि ग्रास, और इसमें यहाँ पर रेड, फिर उसको यहाँ पर स्नैक खा रहा है और आगे की तरफ पिकॉक आ जाता है। अगर ऐसा होगा तो उस केस में ये रहा यहाँ पर T1, ये रहा यहाँ पर T2, ये रहा यहाँ पर T3, ये रहा यहाँ पर T4। इस वाली फूड चेन में स्नैक T3 पे आया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्नैक है, ये देखकर हमने उसकी ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाई। अरे हमने तो ये देख के बनाया कि उसने किया क्या है। अगर उसने T3 को खाया तो वो T4 पे आया, अगर उसने यहाँ T2 को खाया तो वो T3 पे आया। वो सांप है, इसका हम क्या करें, होने दो। अभी तो ट्रॉफिक लेवल इस बेसिस पे बनेगा कि उसने काम क्या किया है।
जब वो काम करेगा उसकी बेसिस पे ही उसका ट्रॉफिक लेवल तैयार होगा। तो बेटा याद रखेंगे, हमने ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर ये देख के बनाया है कि वो कौन है, वो क्या करता है, ये देख के नहीं, वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है अपनी फूड चेन में, ये देख के बनाया है। और अब आप सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कभी भी हमसे पूछा जाए T1 तो हमारा आंसर किसी का नाम लेना ही नहीं है, हमें तो सीधा कह देना है प्रोड्यूसर। अगर हमसे कोई पूछे T2 क्या है तो हमें यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर कहना है। हमें यहाँ पर पूछा जाता है कि T3 क्या है तो हमें सेकेंडरी कंज्यूमर कहना है। हमसे पूछा जाता है कि T4 क्या है तो हमें यहाँ पर टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर के नाम से पुकारना है। तो ये सब यहाँ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल नॉट स्पीसीज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखना, फूड चेन जितनी लंबी होगी, फूड चेन जितनी भी लंबी होगी उतनी ही खराब होगी, क्योंकि मामला एनर्जी का है। लॉन्ग फूड चेन जब हो जाती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, उसे आप कहेंगे कि ये नॉट गुड, ये अच्छी फूड चेन नहीं है। अरे फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही अच्छी होगी। अब आप कहें सर छोटी, कितनी छोटी तक अच्छी फूड चेन मानी जाती है, तो मेरा आंसर होगा 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक एक अच्छी फूड चेन होती है। क्योंकि एनर्जी का मामला है, जैसे जैसे फूड चेन लंबी होती जाएगी वैसे वैसे ही हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम 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 होती चली जाएगी और सर्वाइवल मुश्किल में हो जाएगा। तो आपके लिए तो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल एक अच्छी फूड चेन, हेल्दी फूड चेन मानी जाती है बेटा, उसे हम हेल्दी फूड चेन के नाम से पुकारेंगे। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं ना कि फूड चेन जब लंबी हो रही है तो एनर्जी ट्रांसफर from one trophic level to another trophic level occur according to (10% energy transfer law of लिंडमैन। तो 10% एनर्जी ही आगे की तरफ जाती है तो हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम 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 होने लग जाती है। तो यहाँ पर अब आप बच्चों को यह ध्यान रखना है कि 10% एनर्जी आगे जाती है तो बाकी की एनर्जी का होता क्या है। अरे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि 10% एनर्जी ही क्यों जाती है, इसके बारे में अब बात करते हैं और हम एनर्जी फ्लो को यहाँ समझेंगे। और 10% लॉ ऑफ जो एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ लिंडमैन है, इसको आप ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट के नाम से भी पुकारते हैं। ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है। तो चलिए बेटा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि 10% एनर्जी आगे की तरफ जाएगी तो बाकी की एनर्जी का क्या होगा और 10% एनर्जी ही क्यों। चलिए समझते हैं। और इसके लिए बेटा आज हम आपको एनर्जी फ्लो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चल के समझाते हैं। चलिए एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम चलते हैं और वहां की फूड चेन आप सब बच्चे जानते ही हैं कि ग्रास है, उसके ऊपर यहाँ पर रैबिट फीड कर रहा है, उसको आगे की तरफ यहाँ पर ये देख सकते हैं वुल्फ, ये देख सकते हैं लॉयन, यहाँ पर ये रहा T1, यहाँ ये रहा T2, यहाँ ये रहा T3, यहाँ ये रहा T4। आज हम एनर्जी फ्लो स्टडी कर रहे हैं तो हर एक बच्चे को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी इकोसिस्टम में कोई भी स्टडी की जाती है तो आपको 2 कंडीशन यहाँ एसेंशियल ध्यान रखनी है। आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर टाइम में होनी चाहिए।
यूनिट एरिया और यूनिट टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां अगर हमने फूड चेन में लिखा ग्रास, कोई भी बच्चा उसको एक ग्रास ना समझे। अगर आपने उसे एक ग्रास और आगे एक रैबिट समझ लिया, तो जब रैबिट घास खाने जाएगा तो वो किस तरह से 10% लेके आएगा? अरे वो तो सारी खाएगा भाई, पूरी ग्रास उखाड़ के लाएगा, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा 10%। याद रखो बेटा, आज मैंने फूड चेन में लिखा ग्रास, तो वो एक ग्रास नहीं, वो यूनिट एरिया की ग्रास है। और यूनिट एरिया भी अच्छे से लेना है। जहां एक फूड चेन बढ़िया से चल रही हो तो वो यूनिट एरिया की ग्रास है। अरे वो यूनिट एरिया के रैबिट हैं, एक रैबिट नहीं है, यूनिट एरिया का वुल्फ है। यूनिट एरिया का लाइन एक हो सकता है क्योंकि वो टॉप कार्निवोर है। तो आपको इसी अकॉर्डिंग यहाँ सोचना है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आके आपको स्टडी करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जब भी मैं आपसे कहूंगा कि रैबिट ग्रास खा के आया, तो आप कह देना T1 की एनर्जी T2 के पास आई। आपको ये कहना है कि एक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे आई, क्योंकि आज आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं एरिया पे हो रही है। आज आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं ट्रॉफिक लेवल पे हो रही है। तो आज आपको ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि आज हमारी स्टडी किसी एक आध इंडिविजुअल पे नहीं, कंप्लीट एरिया, कंप्लीट ट्रॉफिक लेवल के इंडिविजुअल पे हो रही है। तो चलिए फिर दे देते हैं इनको 1 साल का टाइम, मतलब कि यूनिट टाइम, और हम देखते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके अपनी एनर्जी बना रहे हैं। तो लाइट आ रही है, मान लीजिए 1 साल में यूनिट टाइम में इन्होंने यहाँ टोटल एनर्जी 100 किलो कैलोरी बनाई है। 100 किलो कैलोरी यहाँ पर बनाया। अरे सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का मैक्सिमम 10% ही नया बायोमास बनता है। बच्चों, मैंने अभी T2 का नाम भी नहीं लिया है। मैंने ये नहीं कहा है कि T2 क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैंने T2 का नाम नहीं लिया है बेटा। मैंने यहाँ पर कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास बनता है। अरे T2 के पास ऑप्शन है कि वो मैक्सिमम खाए तो 10% खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन आप बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, वो तो ज़्यादा भी खा सकता है, क्यों नहीं खाएगा ज़्यादा? चलो आज एक काम करते हैं, उसको ज़्यादा भी खिलवा के देख लेते हैं कि ज़्यादा खिलाने से क्या होता है। मान लीजिए बेटा, सपोज कीजिए आज हमारे पास यहाँ पर 10 ग्रास है। आज हमने ये कहा कि यहाँ पर 10 ग्रास है, और अब यहाँ पर T2 इसको खाने की तरफ आ रहा है। और जब T2 इसको खाने की तरफ आएगा तो यहाँ पर आप बच्चे ध्यान दीजिए, टोटल बायोमास का जो टोटल एनर्जी बनेगी ना यूनिट टाइम में, उसका बायोमास बनेगा नया, और वो 10% होता है, जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने टोटल फोटोसिंथेसिस किया और उसका नया बायोमास बनाया। बेटा याद रखना, नया बायोमास 2 तरह से बनता है, या तो ये जितनी भी ग्रास है यही बड़ी हो जाए, या फिर कुछ नया बन जाए। मान लीजिए मैंने कहा कि एक ग्रास नई बन गई जो कि यहाँ पर 10% है, और अब T2 इसे खाने आ रहा है। मैंने कहा कि T2 एक ग्रास खा के चल जा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा क्योंकि मैक्सिमम तेरे लिए वही है। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर, वो तो ज्यादा भी खाएगा, चलो खिलवाते हैं। तो आज T2 यहाँ आया, एक नहीं 3 ग्रास खा के चला गया। ठीक बात। फिर यूनिट टाइम का फोटोसिंथेसिस, फिर 10% नया बायोमास। वैसे तो 8 का 10 एक नहीं होता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक ग्रास नई बन गई। फिर T2 आता है और यहां पर अब इस बार भी वो एक नहीं 3 खा के चला जाता है। अरे T2 मरेगा, क्योंकि अब लगातार वो अपना खाना कम करता जा रहा है, और जब लगातार उसका खाना कम होता चला जाएगा, उसकी फूड में कमी आती चली जाएगी, तो समझ जाइए यहाँ पर लगातार उसके बीच में आपस का कंपटीशन बढ़ता जाएगा और वो खुद ही मर जाएगा। तो बताइए क्या वो 10% से ज्यादा खाएगा? अरे सीधी बात है, मैक्सिमम 10% तो मैं थ्योरी में खिलवा रहा हूं, अगर सच में प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो 10% भी नहीं खाता बेटा। अरे वो तो 5, 6, 7, 8 इस तरह से खाता है। मेरा 2 स्टेटमेंट हर एक बच्चे तक पहुंचने चाहिए। अगर हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल हमेशा 10% खाएगा तो ग्रासलैंड जितना ही उतना ही रहेगा, ग्रो नहीं करेगा।
लेकिन अगर वो 5, 6, 7, 8 खाएगा तो ग्रासलैंड ग्रो भी करता हुआ नजर आएगा। समझ जाओ, यहाँ पर हर एक बच्चे को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम 10% है, क्योंकि टोटल नया बायोमास ही 10% बनता है, उससे ज़्यादा तो बनता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं 10% रैबिट के पास भिजवा रहा हूँ, और 10% जब इसके पास गया तो ये 10 किलो कैलोरी के बराबर यहाँ पर होगा। बाकी का 90% यही लॉस हो जाता है, और जो यहाँ पर लॉस हो रहा है वो दो बातों में देखने को मिलेगा, एक तो रेस्पिरेशन और एक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हर एक बच्चा ये जान ले कि प्रोड्यूसर अपनी टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगाते हैं और 70% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगा देते हैं। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 20, 70, 90 और 10 आगे की तरफ गया तो ये यहाँ पर टोटल 100 यहाँ पर हो चुका है। अब आ जाइए रैबिट के पास। इसके पास जो टोटल एनर्जी पहुंची है उसका भी वो 10% ही नया बायोमास बनाएगा, मतलब 1 किलो कैलोरी। इसका मतलब कि अगर लाए इसके वुल्फ के पास में मैक्सिमम जाएगा तो 1 किलो कैलोरी के बराबर जाएगा, और यहाँ पर बाकी का 90% लॉस ही हो रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ दो बातों में लॉस हो रहा है, एक तो रेस्पिरेशन है, एक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। बेटा याद रखो, अब रैबिट है, अब हर्बीवोर है। अरे ये खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, अब रेस्पिरेटरी कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ जाओ, हर्बीवोर अपनी टोटल एनर्जी का 30% रेस्पिरेशन में लगाते हैं, बाकी का 60% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगा देते हैं। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो लाइन भी यहाँ पर 10% ही मैक्सिमम ले पाएगा, तो 0.1 किलो कैलोरी उसके पास में जा पा रहा है, और बाकी का 90% यही लॉस हो जाएगा। और इसका लॉस भी उन्हीं दो बातों में हो रहा है, रेस्पिरेटरी और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहां सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, भेड़िया अपनी फूड चेन का पहला कार्निवोर है, और पहला कार्निवोर, अरे कार्निवोर चाहे कोई भी हो, अपनी टोटल एनर्जी का 60% रेस्पिरेशन में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पचाने में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये भी यहाँ 60% अपने रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है, और बाकी का 30% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज कर रहा है। समझ जाओ बेटा, इसने टोटल एनर्जी का 60%, इसकी टोटल एनर्जी का 60% यहां पर लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, कार्निवोर चाहे कोई भी हो अपनी टोटल एनर्जी का 60% रेस्पिरेशन में लगा देता है, बाकी का 30% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं, आपको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम यहाँ पर T1 से, जब हम यहाँ पर T1 से T4 पे जाते हैं, अभी तक की बातों से आप बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि जब हम T1 से T4 पे जाते हैं तो परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट होती है। परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट है 10%। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। यहां पर परसेंटेज रेस्पिरेशन 20%, 30%, 60%, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि जब T1 से T4 पे जा रहे हैं तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल बायोमास, ट्रॉफिक लेवल बायोमास डिक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन,
डिक्रीज होता है। ये बात मैंने पहले बता दी है आपको, जब हम कंपटीशन पढ़ रहे थे तो उसी दिन मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि जब हम प्रोड्यूसर से कार्निवोर की तरफ जाते हैं तो कंपटीशन में कमी आती है। ये ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोर्स आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर, ये ध्यान रखेंगे बेटा। और यहाँ एक बात सब बच्चे ध्यान रखो, जितना कुछ भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है और टॉप कार्निवोर के पास सबसे कम एनर्जी है। इसका मतलब कह दीजिए प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है एंड टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल weakest but physically strong। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बेटा। यहां पर अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कि प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रांग और टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक बट फिजिकली स्ट्रांग। अगर आप ट्रॉफिक लेवल बेसिस पे देखते हो तो T1 के पास सबसे ज्यादा और T4 के पास सबसे कम एनर्जी है। T1 के पास सबसे ज्यादा, T4 के पास सबसे कम एनर्जी है। प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रांग और टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक है। ये बात तो सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे देखूं तो T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। मान लीजिए अगर आज मैं ऐसा कह दूं तो यहां पर आपको कोई गलत नहीं है कि हमारे पास 1,00,000 ग्रास है, 100 रैबिट है, अरे 10 भेड़िए, 1 लाइन यहां पर है। बेटा 100 किलो कैलोरी को पूरे 1,00,000 में बांट दो और 0.1 अकेले का है। इसका मतलब समझ जाओ रे, यहां इंडिविजुअल की बेसिस पर T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं। इंडिविजुअल तक पहुंचने वाली एनर्जी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा है तो उस केस में समझ जाओ प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रांग ट्रॉफिक लेवल की बेसिस पर, टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक ट्रॉफिक लेवल की बेसिस पर। लेकिन अगर मैंने कहा कि यहाँ टॉप कार्निवोर फिजिकली स्ट्रांग है तो कहो इंडिविजुअल तक पहुंचने वाली एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि नंबर कम होते जा रहे हैं। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो पा रही है। इसी तरह से बेटा आपको ध्यान रखना है। अब आगे की तरफ यहां एक बात और हमें करनी है कि आज हमने सारा एनर्जी फ्लो पढ़ लिया लेकिन डीकंपोजर माइक्रो कंज्यूमर्स का तो नाम ही नहीं लिया। वो भी तो इकोसिस्टम के एसेंशियल पार्ट हैं। बिल्कुल, माइक्रो कंज्यूमर्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम बट नॉट कंसिडर इन फूड चेन। वैसे तो उस दिन मैंने आपसे कह दिया था कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें डीकंपोजर अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। लेकिन आज ये समय आ गया है समझने का कि आखिर वो अलग से ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बनाते। आओ बेटा इस बात को हम समझते हैं कि आखिर वो अलग से ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बनाते। और इसके लिए मैं यहाँ पर आपको 2 कारण बताऊंगा। पहला कारण जरा एक बार पहले सोच के तो देखें। सोचने में बुराई नहीं है, हम सोच के तो देख ही सकते हैं कि अगर हम डीकंपोजर को फूड चेन में लेके आते तो क्या होता। वैसे वो आते नहीं हैं, हम तो सिर्फ सोच के देख रहे हैं एक बार। अगर हम उन्हें फूड चेन में लाते तो क्या होता। बेटा आप जानते हो अगर डीकंपोजर्स को हम फूड चेन में लाते तो उन्हें आप फूड चेन में सबसे आखिर में रखते क्योंकि आगे तो जगह ही नहीं है। वैसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी लास्ट में आपने लाइन को लिखा था, तो डीकंपोजर को हम इसके बाद में यहां पर रख देते। ये यहां पर T4 था तो ये T5 हो जाता। ये याद करो, अभी अभी की फूड चेन याद कीजिए, यहीं से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसको मैंने T4 पे रखा है तो अब मैं उसको T5 पे वहां पर रख रहा हूं। यहां लाइन आप सब बच्चे जानते हैं इसके पास पहुंचने वाली एनर्जी 0.1 किलो कैलोरी के बराबर है। तो अब अगर मैं 10% लो एज इट इज लगा देता हूं तो इसके पास पहुंचने वाली एनर्जी 0.01 किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगी।
अगर ऐसा है तो उस केस में समझ जाओ रे बेटा, सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर ये 0.01 किलो कैलोरी एक बैक्टीरिया का नहीं, पूरा T5 का है। तो फिर बताओ, एक लाइन मर गया तो उस पर लगने वाले माइक्रोब्स का अमाउंट कितना है? और मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स यहां पर होगा। अब इन मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स में ये 0.01 किलो कैलोरी सब में बांट दो, क्योंकि पूरे T5 का है। क्या किसी के पास कुछ पहुंच पा रहा है? नहीं, नेग्लिजिबल एनर्जी पहुंच रही है, और नेग्लिजिबल एनर्जी अगर इस तक पहुंचेगी तो ये इसके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में यहां पर आप बच्चों को ये कहना पड़ेगा कि ये इसके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि यहां पर बेटा याद रखिए, अगर वो फूड चेन में आते, डीकंपोजर अगर फूड चेन में आते तो आज इकोसिस्टम में ही नहीं होते, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली एनर्जी इतनी कम हो जाती कि उनका सर्वाइवल ही नहीं हो पाता, तो आज वो इकोसिस्टम के पार्ट ही नहीं बन पाते। समझ जाओ, डीकंपोजर्स यहां इकोसिस्टम का पार्ट ही नहीं बन पाते अगर वो फूड चेन में आते। वैसे वो आते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी एक से नहीं, सारी ट्रॉफिक लेवल से जुड़े हुए हैं। आप उनको प्रोड्यूसर के साथ भी जोड़ के देखोगे, उनको आप प्राइमरी कंज्यूमर के साथ भी जोड़ के देखोगे, सेकेंडरी कंज्यूमर के साथ भी जोड़ के देखोगे, अरे उन्हें टॉप कंज्यूमर के साथ भी जोड़ के देखोगे, अरे वो T1, T2, T3, T4 सब से जुड़े हुए हैं भाई। क्योंकि पेड़ से पत्ती टूटे या पेड़ ही टूटे, खाएगा तो डिकम्पोजर ही। याद रखो, एनिमल की एक्सक्रीटा आए या पूरा एनिमल ही आ जाए, खाएगा तो डिकम्पोजर ही। तो क्या इनको किसी एक ट्रॉफिक लेवल में बांध के रखा जा सकता है? नहीं। याद रखो, वो किसी एक से नहीं, हर एक ट्रॉफिक लेवल से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी एक ट्रॉफिक लेवल में बांध के नहीं रख सकते। समझ जाइए, हर एक बच्चे को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डिकम्पोजर्स असेंशियल पार्ट है, लेकिन फूड चेन में नहीं आते, क्योंकि अगर वो आते तो आज इकोसिस्टम में नहीं होते। वैसे वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि वो किसी एक से नहीं, हर एक ट्रॉफिक लेवल से जुड़े हुए हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल से फाइनल एनर्जी उनके पास तक ही पहुंचती है बेटा, तो किसी एक ट्रॉफिक लेवल में उन्हें बांध के नहीं रखा जा सकता। आप जानते हैं कि जब यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खा रहा है तो एनर्जी के साथ मिनरल भी आगे जा रहा है। हर स्टेप में ऐसा हो रहा है, एनर्जी मिनरल, एनर्जी मिनरल, एनर्जी के साथ मिनरल है, 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 और फाइनली डिकम्पोजर की एक्टिविटी से मिनरल्स बाहर आ जाते हैं और ये प्रोड्यूसर के पास चले जाते हैं। एक बार फिर मैंने आपको बता दिया है आज कि मिनरल फ्लो साइक्लिक हो रहा है, मिनरल फ्लो साइक्लिक हो रहा है, लेकिन एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी वापस लौट के नहीं आती है बेटा, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एनर्जी वापस लौट के नहीं आती है। मिनरल वापस लौट के आता है, लेकिन एनर्जी वापस लौट के नहीं आती। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। वैसे एक बात है, अगर एनर्जी वापस लौट के आ जाती तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करना छोड़ देता। अगर वो लौट के नहीं आती, तभी तो रोज फोटोसिंथेसिस से नई एनर्जी बनाई जाती है। समझ जाओ, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन मन में आ रहा है कि आखिर एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होता है, ये साइक्लिक क्यों नहीं होता, एनर्जी वापस लौट के क्यों नहीं आती? इसे जानना है तो फिर देखते रहो आगे के नेक्स्ट एपिसोड की बारी इंतजार कीजिए आप कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पर। थैंक यू।